हे गाइस, हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर बच्चों हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समरी के अंदर वैसे तो कुछ नए पॉइंट्स नहीं है, जो हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया वही है, बट एक बार ओवरव्यू उसका देख लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी पूरी चीज़ें कवर हो सके। एंड एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये हम सारे चैप्टर होने के बाद एक एक चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो एक प्लेलिस्ट में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर बस हम साइंटिस्ट भी डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट, चैप्टर और समरी, ये तीन चीज़ें हम ये 0 to Pro सीरीज़ के ये वाले प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एंड जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद जो होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक अलग सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक फॉर्मेट में मिले कि हाँ ये सारा कंटेंट है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो हम उसे मिक्स नहीं करेंगे अभी। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड अलग से एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हमें करनी है, वो भी हम उसी इसके अंदर करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा क्या है बच्चों, सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी क्या होता है बच्चों, जो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर टूटने वाली जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है, जब रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक तो कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेगा छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, या फिर कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है ये जुड़कर बनाएंगे कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, दैट इज ब्रेकडाउन रिएक्शन। एंड अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़कर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसे हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, दैट इज सिंथेसिस वाली रिएक्शन। ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है, समरी लेक्चर है, तो ये एक्सपेक्ट मत करो दैट सब लिखूंगी यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। तो सेल्स क्या करते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं। हमने देखा था दैट ऑक्सीजन क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस प्रोसेस से करेगा बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से करेगा। कैसे करता है, तो ऑक्सीजन आपका इनडायरेक्टली ब्रेक करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड्स हो गए। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इनको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन, किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ठीक है, एंड वही एनर्जी फिर हम किस में यूटिलाइज करते हैं, हमारे रेगुलर डे टू डे के काम एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है दैट सेल्स ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म के लिए एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब ऑक्सीजन ये सारे जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, इनका जब ब्रेकडाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ऑक्सीजन एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही करता है, बट साथ साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। अब वाटर ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हार्मफुल गैस है, इसे हमें बॉडी के बाहर निकालना होगा। सो ब्रीदिंग यानी वही होता है कि ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड ये प्रोसेस करने के लिए, दैट ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए अलग अलग एनिमल्स ने अलग अलग मैकेनिज्म्स को इवॉल्व किया है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द सेल्स। मतलब ऑक्सीजन सेल्स के पास जाने चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से और बॉडी दोनों से रिमूव होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एनिमल्स ने क्या किया है बच्चों, अलग अलग मैकेनिज्म्स या फिर अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग मेथड्स क्या किए हैं, इवॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ह्यूमंस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर दैट हमारे पास ये प्रोसेस को अचीव करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है ये हमारी नोज से स्टार्ट होती है। नोज के भी ये जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, दो होल्स जो होते हैं, दैट इज नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट होता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक। ठीक है, सो हमने ये सारे स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे डिटेल में। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी दो इसमें फर्दर क्लासीफाई की जाती है, एक होती है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरी होती है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। नाउ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, दैट इज दो लंग्स हमारे पास होती हैं और एसोसिएटेड एयर पैसेज होता है नोज से लेकर तो हमारे एल्वियोलाई तक जितना भी ये पैसेज है इसे बोला जाता है एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी पैसेज।
जिसके थ्रू हमारी एयर अंदर जाती है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक। एंड एल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, तो रेस्पिरेशन में अलग अलग स्टेप होती हैं। ब्रीदिंग ये एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस का ही पार्ट है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की पहली स्टेप ब्रीदिंग होती है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। मतलब मान लो हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया अभी, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक जाएगा। एल्वियोलाई के अंदर सबसे पहले एक्सचेंज होगा, इसीलिए एल्वियोलाई को बोला जाता है प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। फिर वहां से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा हमारे टिश्यूज तक, तो थर्ड स्टेप होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर टिश्यूज और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा, वो हो गई चौथी स्टेप। और लास्ट में हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, उसे बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो आपके रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, यहां पर लिख देती हूं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अरे बाप रे, लेट मी चेंज द इंक। यस, सो 5 स्टेप्स बताए मैंने बच्चों। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितनी स्टेप्स होती हैं बच्चों? 5 स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले तो जो आपका ऑक्सीजन है उसे आपको इनहेल करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज द इनहेलेशन, ठीक है, यानी ब्रीदिंग, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। सो पहली स्टेप आपकी हो गई ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद वाली स्टेप क्या होती है बच्चों? एल्वियोलाई जो है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई, इसी को ही प्राइमरी या फिर आप ऐसे बोल दो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ये आपकी सेकेंड स्टेप होती है बच्चों। इसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड फिर होगा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमारे बॉडी के अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका एक्सचेंज होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में बच्चों? बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, इसीलिए टिश्यू को बोला जाता है सेकेंडरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बार गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इसको बोलेंगे बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद लास्ट में आपका होता है बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? यहाँ पर एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इग्नोर दी हैंड राइटिंग, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चों ये क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उल्टा चलेगा एंड ऑक्सीजन के लिए सीधा जैसे लिखा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले होगा क्या बच्चों? तो सबसे पहले आपके ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, यहाँ से CO2 प्रोड्यूस होगा, यस और नो। यहाँ से आपका CO2 प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ पर एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर वो CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद एल्वियोलाई तक पहुँचेगा एंड देन एल्वियोलाई से वो ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलेगा। वेयर एज ऑक्सीजन आपका ब्रीद इन होगा, ब्रीद इन, ठीक है। फिर वो एल्वियोलाई तक आएगा, एल्वियोलाई से फिर एक्सचेंज होके वो टिश्यूज तक आएगा, टिश्यूज से वो सेल्स तक आएगा, ठीक है। सो ये हमारा पाथवे होता है। आई होप बच्चों ये जो स्टेप्स है रेस्पिरेशन की ये आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट। सो यहाँ पे ये स्टेप ही लिखी है दैट द फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, इसी को इनहेलेशन या इंस्पिरेशन बोला जाता है। और एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, इसी को एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन बोला जाता है। उसके बाद ये ब्रीदिंग के बाद होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलाई। ये भी याद रखो बच्चों दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों? उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। उसके बाद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होगा एंड देन आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। यही प्रोसेसेस मैंने यहाँ पर लिखी है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। नेक्स्ट आपका है बच्चों इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैसे होता है? तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है। जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया और हमारे बॉडी का प्रेशर अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर आएगी। अगेन बच्चों ये बहुत समरी लेक्चर चल रहा है, ये ऑलरेडी मैंने सब डिस्कस किया है,
ये जस्ट एक समरी लेक्चर है ताकि हम समरी छोड़े ना, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन फील हो, ठीक है। बाकी अगर आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दूँ तो ऑलरेडी 12 लेक्चर्स लगे मुझे ब्रीदिंग कवर करने के लिए, जिसके अंदर बहुत एब्सोल्यूट डिटेलिंग मैंने की है, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द समरी लेक्चर। ये बस एक कैसे क्या होता है ग्लिम्स है चैप्टर का कि चलो पढ़ लिया, अब जस्ट रिकॉल करते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। ओके, सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बच्चों प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से हमारे पास इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन या फिर ब्रीदिंग की प्रोसेस अचीव होती है प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से। नेक्स्ट बच्चों, एंड ये चीज़ याद रखनी है, प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है? बिटवीन एल्वियोलाई एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई के बीच में ग्रेडियंट ये होता है, डेवलप होता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों है, एंड ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये तो होता ही है क्रिएट, प्लस यहाँ पर कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? तो इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम, ये मेजर मसल्स होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ा था। उसके बाद वॉल्यूम्स ऑफ एयर्स जो इस एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, ये हम स्पाइरोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम को हम स्पाइरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, CO2 एंड मतलब CO2 एंड ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ा था एल्वियुलर लेवल पर और टिश्यूज लेवल पर, ठीक है। कैसे होता है बच्चों? डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। रेट जो है डिफ्यूजन का वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। दूसरा बच्चों सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 to 25% हाइयर होती है, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जितनी कम थिकनेस होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, उतना ज़्यादा आपका गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। सो ये फैक्टर्स हमें फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन टिश्यूज से ब्लड तक, ब्लड से एल्वियोलाई तक। ये मैंने यहाँ पर बताया, आपको उल्टा होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कितना बच्चों? 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाइयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। एंड डिसोसिएशन कहाँ पर होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? टिश्यूज के ऊपर, क्योंकि टिश्यूज के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद ये 97% ऑक्सीजन तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बचा हुआ 3% डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70%, नियरली 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाइकार्बोनेट आयन दैट इज HCO3 माइनस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। हमने देखा था आरबीसी के अंदर कैसे ये बाउंड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बच्चों फास्टेस्ट एंजाइम भी होती हैं, फास्टेस्ट एंजाइम के कैटेगरी के अंदर भी ये आती है, ठीक है। उसके बाद 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मैंने यहाँ पर आपको बोला था दैट जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे, उसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बोलेंगे? फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ तो इट इज नोन एज कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। लंग्स के अंदर, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, एंड टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। ये चीज को गांठ बांध लो। इसी के बेसिस के ऊपर हमने राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, या ये कैसे मेंटेन किया जाता है? तो ब्रेन के पास, ब्रेन के मेडुला रीजन के अंदर मेन सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो क्या करेगा बच्चों? DRG VRG के थ्रू इनहेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉन्स रीजन होता है उसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि एक्सहेलेशन करवाता है, और आपका कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो अगर हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होकर वो ब्रीदिंग रेट एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़वाता है। किसके थ्रू? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देकर। ये हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है, परसों की क्लास में। बस फिर
आई होप बच्चों ये क्लियर है। डिसऑर्डर्स के बारे में तो समरी के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा। समरी हमने जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए ली दैट अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो हमें मिल जाए, बट मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी नहीं है समरी के अंदर। जनरली ऐसा होता है कि चैप्टर्स के एंड में जो समरी होती है वहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती है या कुछ ऐसा आता है जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, बट ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ बहुत अच्छी वे में 12 लेक्चर्स के अंदर कवर की। सो आज हमारा ऑफिशियली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। कल से हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे इन अ वेरी गुड मैनर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस सैचुरेट मत होना। जैसे जिस रिदम में आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज को कवर किया उसी रिदम में आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को भी कवर करना है। एंड सीक्वेंस यही रहेगा जो ह्यूमन फिजियो का जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में दे रखा है वही सीक्वेंस में हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। आई होप बच्चों ये क्लियर है। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग एंड या वन मोर थिंग, आज की लेक्चर में थोड़ी एनर्जी कम लगी होगी बिकॉज ओके, बट या समरी लेक्चर था, सो कुछ नया ऐसे एज सच था नहीं, ठीक है। एंड आपको भी अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा समरी पढ़ने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी, बट जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी वी हैड कवर्ड इट बिकॉज हम सारी चैप्टर्स की कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो एक चैप्टर अगर छूट जाएगा तो ऐसा लगेगा अरे यार छोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अंटिल देन, चलो बाय बाय, कीप स्टडिंग।